हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे उदारीकरण। चैप्टर 3 का थर्ड टॉपिक उदारीकरण। उदारीकरण को दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे दो पार्ट में पढ़ेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या है उदारीकरण का मतलब? मैंने दो वीडियो इससे पहले ले रखा है इस चैप्टर का, और दोनों वीडियो में मैंने उदारीकरण का मतलब समझा रखा है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों का ही मतलब समझा रखा है। इस वीडियो में हम उसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है उदारीकरण? आर्थिक क्रियाओं में लगने वाले नियमों में कटौती की गई। उदारीकरण में क्या किया गया? आर्थिक क्रिया का मतलब है लोग जो कमाने के लिए कोई उद्योग खोलते हैं, कोई फर्म खोलते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें पहले बहुत नियम कानून थे। पहले यहाँ लाइसेंस लो, ये करो, वो करो, इतने पेपर वो जमा करो, ये पेपर लो। तो इतने सारे नियम कानून में कटौती की गई और नियम कानून को घटाया गया। ठीक है, प्रोसेस को घटाया गया। तो वही बोला है कि आर्थिक क्रियाओं में लगने वाले नियमों में कटौती की गई। अच्छा, उदारीकरण लगा कहाँ कहाँ पे? आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र। इन सब पे उदारीकरण का अधिक ध्यान दिया गया। उदारीकरण में अधिक ध्यान दिया गया। हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम पढ़ेंगे यहाँ तक कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश। ये तीन टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट इसके पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, दोनों का मतलब एक है, क्योंकि मैं उद्योग की बात कर रहा हूँ। मतलब एक नहीं है, वैसे मतलब एक नहीं है, लेकिन नियम कानून तो औद्योगिक क्षेत्र में कम होंगे ना। हम आर्थिक क्रिया करते जरूर हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में कम होंगे, तो इसलिए मैं औद्योगिक क्षेत्र लिखा है मैंने कि औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण किस प्रकार? औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है कोई भी उद्योग, फर्म, इन सब में उदारीकरण कैसे हुआ? इन सब में नियम कानून कम किए गए। 1991 से पहले क्या होता था, 1991 के बाद क्या हुआ? मैं 1991 क्यों ले रहा हूँ? 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति आई थी, इसलिए। तो 1991 से पहले क्या होता था? औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश, निकास या उत्पादन में बदलाव से पहले लाइसेंस लेना। अगर किसी भी उद्योग में या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, घुसना चाहते हो, तो उसके लिए पहले लाइसेंस लो। आप पहले से हो उस क्षेत्र में और वहाँ से निकासी चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, उसके लिए पहले आप सरकार से परमिशन लो। आप अपने उत्पादन में बदलाव करना चाहते हो, आप ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हो, आप कम उत्पादन करना चाहते हो, आप अपनी उत्पादन को रोकना चाहते हो, इन सब चीज़ों के लिए, कहने का मतलब उत्पादन में आप कोई भी बदलाव चाहोगे, उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये 1991 से पहले की बात है। और क्या है? एकाधिकार वाले सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे थे जिन पे सरकार का राज होता है, उन पे एकाधिकार था। किसका? सरकार का। सरकार का एकाधिकार का मतलब है उसमें निजी क्षेत्र नहीं जा सकता। ठीक है, 1991 से पहले। कुछ वस्तुओं का केवल लघु उद्योग द्वारा उत्पादन आरक्षित। मैंने इससे पहले सेकंड चैप्टर में बताया था कि लघु उद्योगों को बहुत सारी छूट दी गई, और बड़े फर्म का मतलब जो बड़ी पूंजी में लगते हैं और बड़े विशाल फर्म होते हैं, ऐसे उद्योगों से इनको बचाया गया, इनकी रक्षा की गई। रक्षा कैसे की गई? उनको कुछ वस्तुओं का आरक्षण दे दिया गया कि ये वस्तु सिर्फ लघु उद्योग ही बनाएंगे या इनका उत्पादन सिर्फ लघु उद्योग करेंगे और कोई उद्योग नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो कुछ वस्तुओं का केवल लघु उद्योग द्वारा उत्पादन आरक्षित कर दिया गया कि लघु उद्योग ही उत्पादन करेंगे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? ये तो 1991 के पहले की बात थी। नई आर्थिक नीति में हुआ क्या कि ये जितने भी नियम कानून थे ना कि आपको प्रवेश, निकास या उत्पादन में बदलाव के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, इन सब को हटा के लाइसेंस के लिए क्या बचा? सिर्फ अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी और विमानन और औषधि भेषण। ये 6 चीज़ें बची बस। इन 6 चीज़ों में अगर आप उद्योग करना चाहते हो तो फिर तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा।
1991 की बात कर रहा हूँ, आर्थिक नीति उदारीकरण के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। उदारीकरण के बाद सिर्फ ये 6 सेक्टर ऐसे थे, 6 उत्पादन श्रेणी ऐसे थे जिनमें आपको लाइसेंस अभी भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी कीजिए लाइसेंस खत्म हो गया। ठीक है, इन 6 उत्पादन श्रेणियों में के अलावा सभी उद्योगों में लाइसेंस की छूट, कि आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप अल्कोहल में कुछ करना चाहते हैं, सिगरेट का काम करना चाहते हैं, जोखिम भरे रसायन, केमिकल फैक्ट्री या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ ऐसा करना चाहते हैं, औद्योगिक विस्फोटक मतलब कुछ जैसे पटाखे वगैरह का वो होता है ना उद्योग, पटाखे वगैरह में विस्फोटक लगता है, तो उसका कुछ करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कुछ और, इलेक्ट्रॉनिकी, विमान मतलब किंगफिशर वगैरह जो बड़े बड़े विमान हैं ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, औषधि वगैरह, मेडिकल वगैरह, इन सब में। तो इन सब में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी कीजिए कोई लाइसेंस नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बल्कि प्रवेश, निकास, उत्पादन संबंधी हर जगह लाइसेंस, अभी खत्म हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, प्रतिरक्षा उपकरणों के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन ही बचा। पहले क्या था, पहले बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार था कि निजी क्षेत्र आ ही नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ, अब सिर्फ 3 सेक्टर बचे जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार बचा, बाकी सब पे निजी क्षेत्र आ सकता था। वो 3 सेक्टर थे क्या, प्रतिरक्षा उपकरण, प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश। प्रतिरक्षा उपकरण का होता है कि देश की रक्षा के लिए जो उपकरण वगैरह खरीदे जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा, इनका उत्पादन, और रेल अभी भी आपको पता ही होगा कि ये अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र नहीं बना है। तो ये 3 चीज़ों को छोड़ के हर चीज़ को निजी क्षेत्र बना दिया गया। हर जगह अब निजी क्षेत्र आ सकता है, बिजनेस कर सकता है। पहले बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ सरकारी क्षेत्र आ सकता था, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, MTNL, BSNL, यही 2 काम करते थे और तीसरे को आने की अनुमति ही नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि इन सबको आने की अनुमति दे दी गई कि आप कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। अब लघु उद्योगों के लिए जो वो आरक्षित उत्पाद थे कि कुछ वस्तु ऐसी हैं जो लघु उद्योग ही वो उत्पादन करेंगे, ये आरक्षण हटा दिया गया। अब कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो लघु उद्योगों के लिए बची हुई है। आप कंपटीशन फेस कीजिए, बड़े उद्योग से, छोटे उद्योग से, जिससे करना है कंपटीशन फेस कीजिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा कीजिए, आपका बिकेगा। आपके लिए कोई आरक्षण नहीं है कि आप ही उत्पादन करेंगे। तो ये तो औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण था कि उदारीकरण औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार लाया गया। अब देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण किस प्रकार लाया गया। वित्तीय क्षेत्र होते कौन कौन से हैं? देखो, वित्तीय क्षेत्र जहाँ पे पैसे से ही कमाई होती है, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज, सेबी नाम सुना होगा, SEBI, जो कहते हैं ना कि ये इसकी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, तो वो दलाल स्ट्रीट कहते हैं हिंदी में इसको। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज, बैंक, निवेश बैंक, व्यापारिक बैंक वगैरह, सिक्योरिटी एक्सचेंज, बहुत सारे ऐसे हैं जो वित्तीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उनमें उदारीकरण किस तरह लाया गया या फिर उनमें उदारीकरण का क्या रोल था? 1991 से पहले, 1991 के बाद। देखो, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1991 से पहले क्या था? 1991 से पहले RBI एक नियंत्रक के रूप में था। नियंत्रक का मतलब है कि जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उन सब के ऊपर RBI रहेगा। RBI इन सब पे नियंत्रण रखेगा। कुछ भी फैसले लेंगे ये बैंक तो RBI से पहले पूछेंगे। अपने अगर कहीं पे नया ब्रांच खोलना है तो पहले RBI से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी को बड़ी रकम में पैसा है वो लोन देना है तो पहले RBI से पूछो। कितना इंटरेस्ट लेना है, अपने पास हमेशा कितना पैसा रखना है, वो सब RBI बताएगा। कहने का मतलब कठपुतली वाला सीन कि RBI की कठपुतली बन के रहोगे तुम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही है कि बैंक तथा सरकारी वित्तीय संस्थानों के सभी फैसलों पर नियंत्रण किसका था? RBI का। किसका नियंत्रण था? RBI का। कि कोई भी वित्तीय संबंधित फैसले लोगे, पैसे के संबंधित या कुछ भी, RBI से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ?
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर सहायक की भूमिका में रखा गया। नियंत्रक की भूमिका से हटाकर अब सहायक की भूमिका में है आरबीआई। सहायक की भूमिका का क्या मतलब है? देखो, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई होता है ना। छोटा भाई कुछ करता है तो एक सहायता के रूप में लेता है कि बड़े भाई सहायता करेंगे, या फिर एक आदेश देना और एक सुझाव देना में फर्क होता है। तो अब वो आदेश, नियंत्रण में क्या होता है? नियंत्रण में आप आदेश देते हो और सहायक में क्या होता है? सहायक में आप सुझाव देते हो। तो अब आदेश और सुझाव में अंतर पता था ना, तो वही चीज अब रह गया कि पहले आदेश था, अब वो सुझाव बन गया कि आपका नियंत्रक से हटा के सहायक बना दिया गया कि आप नियंत्रण नहीं रखोगे कि कोई कितने बैंक का कौन ब्रांच खोलना चाहता है तो आप उसमें भी आपसे पूछना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। अब आप ब्रांच खोल सकते हो, कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्त को आप पूरा करो, उसके बाद आप ब्रांच खोलो। अपने पास किसको लोन देना है, कितना देना है, वो सब आप जानो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें, उन शर्तों को पूरा कर लो। ठीक है, छोटी मोटी शर्तें, बहुत ज़्यादा नहीं। वित्तीय क्षेत्र को निर्णय लेने की छूट दी गई। मैंने बताया ना अभी कि अब नियंत्रक की भूमिका से हट गया, सहायक की भूमिका में आरबीआई। तो आरबीआई जब नियंत्रण नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है कि वित्तीय संस्थानों को थोड़ी सी छूट मिलेगी कि वो अपने छोटे मोटे निर्णय ले सकता है। ठीक है, खाता धारक, अच्छा ऐसा नहीं है कि सहायक की भूमिका में आके आरबीआई को बिल्कुल वैल्यूलेस बना दिया गया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, आरबीआई अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है, निगरानी रखता है अभी भी। कोई अगर देश के हित की रक्षा नहीं करेगा या फिर देश के अहित के काम करेगा या फिर कोई भी खाता धारक के लिए गलत काम करेगा तो आरबीआई अभी भी निगरानी रखता है, अभी भी कार्रवाई कर सकता है। आरबीआई के पास अभी भी अधिकार है, नियंत्रक का अधिकार, जो पहले था ना कि आप नियंत्रण रखोगे, तो नियंत्रक का अधिकार अभी भी है। किस मसले पे? देश के हित की रक्षा करने के और खाता धारक की रक्षा, खाता धारक की रक्षा और देश के हित की रक्षा, इन दोनों के उद्देश्य से आरबीआई के पास नियंत्रक की शक्ति अभी भी है, अभी भी वो नियंत्रण कर सकता है। किसी को एक आदेश देगा, आदेश को टालना किसी भी बैंक के लिए, वित्तीय संस्थान के लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी छूट भले दी गई, लेकिन एक आध चीज़ों में अभी भी बैंकों को रखा गया, जो कि जरूरी भी है। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी को 74% कर दिया गया कि बैंक, देखो हर चीज़ को पूंजी के लिए कहीं ना कहीं लोन चाहिए या फिर कुछ कैपिटल चाहिए बाहर से या कहीं अंदर से, तो बैंकों को भी चाहिए होता है। तो बैंकों को चाहिए होता है तो बैंक बाहर से, विदेश से भी ले सकती है पूंजी और अपने देश से भी ले सकती है। विदेशों से लेने का कितना पहले लिमिट था कि आप इतना ले सकते हो, बाद में उस लिमिट को बढ़ा के 74% कर दिया गया। ठीक है, कि आप 74% तक बाहर से पैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? विदेशी निवेश संस्था, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष, इन सबको भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई कि आप लोग भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश कर सकते हो। आप लगाते हो ना म्यूचुअल फंड पे पैसा, तो म्यूचुअल फंड पे आप म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाते हो और म्यूचुअल फंड फिर किसी और स्टेक में या फिर किसी और शेयर में पैसा लगा के कमा के फिर वो थोड़ा खुद रखता है, थोड़ा आपको देता है। तो ये चीज़ की वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई किसको? विदेशी निवेश संस्थान, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष, इन चारों को भारतीय बाजार में या फिर वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे, अभी यहीं पे खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र में उदारीकरण की क्या भूमिका थी या फिर उदारीकरण के आने से इन तीनों क्षेत्र में क्या बदलाव आए, 1991 से पहले क्या थे और 1991 के बाद क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं आप, लिखित नोट्स, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।